Hello everyone, welcome to Cappy Novel World. अध्याय 26। हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। तूने अपने स्वामी की ओर देखा और पलटकर पूछा, स्वामी जी, क्या आपको विश्वास है कि आप उनकी मदद के बिना ये कर सकते हैं? नहीं, झू लिन ने ईमानदारी से जवाब दिया। तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम भूख से मरना चाहते हो? तूने फिर पूछा। झू लिन भूख से मरने वाली पहली देवी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने आज्ञाकारी होकर सैन्य भोजन का पैकेट शियू वू की खुली हथेली पर रख दिया। तान वेई और जियान की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने शियू वू को देखा, जो झू लिन के बगल में बैठी थी और धैर्यपूर्वक झू लिन को सैन्य भोजन तैयार करना सिखा रही थी। वे कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे, फिर तान वेई जियान के करीब गया और धीमी आवाज में पूछा, लाओ यान, क्या लाओ शिव पर किसी दानव का साया है? जियान ने भी अपनी आवाज धीमी कर ली और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि वह प्रेत बाधित है। शियू वू ने उनकी फुसफुसाहट सुनी लेकिन जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। झू लिन के बगल में बैठे हुए उन्होंने पैकेट खोला, अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और कहा, बस इस पैकेट को इस तरह खोलें। हीटर पैक में थोड़ा पानी डालें, फिर पूरे पैकेट को हीटर के अंदर रखें और फिर हीटर को मोड़ दें। ध्यान रहे कि भाप पूरी तरह से निकलने तक हीटर को न छुएं, वरना आपके हाथ जल सकते हैं। चावल और साइड डिश तैयार करने के बाद शियू वू ने पानी की एक और बोतल निकाली और उसका 2/3 हिस्सा अपनी आधी भरी बोतल में डाल दिया। उसने एक छोटा पैकेट पाउडर ड्रिंक खोला, उसे पानी में डाला, कुछ बार हिलाया और फिर संतरे के रस से भरी बोतल झू लिन को दे दी। उसकी जिज्ञासु नज़र देखकर शियू वू ने कहा, ये संतरे के स्वाद वाला पेय है। उसने प्लास्टिक के पैकेट से 2 छोटे पैकेट निकाले और कहा, ये दोनों एपेटाइजर और डेजर्ट हैं। शियू वू ने बेंच पर रखे भाप छोड़ते 2 बड़े पैकेटों पर एक नज़र डाली, फिर झू लिन की ओर देखकर कहा, आप पहले एपेटाइजर खा लीजिए, खाना कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा। बोलने के बाद वह खड़ा हुआ और दूसरी तरफ चला गया। शियू वू को वहां शांत चेहरे के साथ बैठे देखकर झू लिन ने कुछ देर सोचा और पूछा, क्या मैं उसकी पहचान के बारे में गलत हूँ? मास्टर का क्या मतलब है? तूने उत्सुकता से पूछा। झू लिन ने बेंच पर रखे 2 पैकेटों को देखा जिनसे अभी भी भाप निकल रही थी, और कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि वह शैतान देवता है, लेकिन इस दुनिया में उससे मिलने के बाद से उसके व्यवहार को देखते हुए यह असंभव है कि वह शैतान देवता हो जिसे मैं जानती थी। उसकी बात सुनकर तू को अतीत की याद आ गई और उसने पूछा, गुरुजी, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? झू लिन ने सिर हिलाकर कहा, शैतान देवता ब्रह्मांड की सभी नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। वह अराजकता से उत्पन्न हुआ है और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वह भावनाहीन और संवेदनाहीन पैदा हुआ है। उसके लिए दूसरों की मदद करना असंभव है, चाहे वह थोड़ी सी ही क्यों न हो। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, शियू वू की ओर देखा और फिर कहा, शैतान देवता के लिए मेरे साथ दयालुता का व्यवहार करना और भी असंभव है, क्योंकि मेरा जन्म भी उसे मारने के लिए हुआ था। तूने कुछ देर तक अपने स्वामी को देखा, फिर शियू वू को। खरगोश एक पल चुप रहा, फिर बोला, स्वामी जी, हमें जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। शायद कुछ और भी हो जो आप नहीं जानते या जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया हो। अपने स्वामी को गहरी सोच में डूबा देखकर खरगोश ने भोजन के 2 पैकेटों की ओर इशारा करते हुए कहा, स्वामी, आपका भोजन तैयार है। तू की बात सुनकर झू लिन के पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट होने लगी। उसने खाना उठाया, उसे खोला और खाना शुरू कर दिया। खाते समय वह बीच बीच में शियू वू की ओर देखती रही, उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से झिझक और संदेह झलक रहा था। खाना खाने के बाद झू लिन ने खाली पैकेट एक तरफ रख दिए और फिर बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से सैन्य भोजन के 3 पैकेट निकाले। वह खाना लेकर शियू वू की ओर चल पड़ी। उसे आते देख जी यांग और टैन वेई ने एक दूसरे की ओर देखा और झू लिन को देखकर मुस्कुराए। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर झू लिन भी मुस्कुरा उठी। उसने शियू वू की ओर देखकर कहा, अभी अभी मदद करने के लिए धन्यवाद। बोलने के बाद उसने खाना शियू वू को देते हुए कहा, तुम इसे अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो। झू लिन ने देखा कि शियू वू केवल उसे घूर रहा था और खाना नहीं ले रहा था, इसलिए उसने खाना जियान को दे दिया। उसे याद आया कि उसने कहा था कि उसके पास स्थानिक क्षमता है, इसलिए उनकी आपूर्ति का प्रबंधन उसी को करना चाहिए। झू लिन को लगा कि उसने शियू वू की मदद का एहसान चुका दिया है, इसलिए उसने तू को बुलाया और दोनों आगे बढ़ गईं। खाने के 3 पैकेट अपने पास रखते हुए जियांग ने कहा, वह जानती है कि एहसान कैसे चुकाया जाता है। शियू वू ने उसकी ओर देखा और कहा, चलो चलते हैं। ये कहने के बाद तीनों फिर से झू लिन के पीछे चल दिए।
इस तरह वे तब तक चलते रहे जब तक सूरज डूब नहीं गया और रात के आकाश में एक बड़ा गोल लाल चंद्रमा दिखाई देने लगा। झू लिन ने आसपास के वातावरण को देखकर आज रात यहीं डेरा डालने का फैसला किया। ये जानने के बाद कि ज़ॉम्बी रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं, उसने और तूतू ने रात में लड़ाई से यथासंभव बचने का निर्णय लिया। उसके पीछे टैन वेई ने झू लिन को सड़क के किनारे चलते हुए देखा और आह भरी। उसने पानी की बोतल निकाली, कुछ घूंट पिए और कहा, वह वाकई बहुत तेज चलती है। अगर दूसरी महिलाओं में भी उसके जैसी लगन और दृढ़ संकल्प हो तो कई टीमें महिला सदस्यों को स्वीकार करेगी। ये सुनकर जी यांग मुस्कुराए और बोली, दुर्भाग्यवश प्रतिभावान महिलाओं में से अधिकांश सोचती हैं कि उन्हें हर जगह राजकुमारी की तरह सम्मान मिलना चाहिए। आधी से ज्यादा महिलाओं का यही रवैया है, तो भला कौन उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की हिम्मत करेगा। उसके जैसी अच्छी सोच वाली महिला के साथ ऐसा होना तो वाकई दुख की बात है। जैसे ही वह बात कर रहा था, जी यांग ने देखा कि शियू वो पहले ही झू लिन की ओर चल पड़ी थी और उसकी लकड़ियां इकट्ठा करने में मदद करने लगी थी। अध्याय 27। क्या खरगोश खर्राटे लेते हैं। दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है, इसलिए अगर वे सर्दी जुकाम से बचना चाहते हैं तो उन्हें अलाव जलाना पड़ता है। दुनिया के अंत के 3 महीने बाद अधिकांश जानवर और पौधे उत्परिवर्तित हो चुके हैं। आग की मदद से वे कुछ कमजोर उत्परिवर्तित जानवरों और पौधों का सामना कर सकते हैं। हालांकि सभी उत्परिवर्तित जानवर और पौधे आग से डरते नहीं हैं, लेकिन आग की रोशनी में सोने से उन्हें अधिक आराम मिलता है। कहने की जरूरत नहीं, जी यांग और टैन वेई ने भी झू लिन और शियू वू को लकड़ियां इकट्ठा करने में मदद की। यहाँ तक कि छोटा खरगोश भी अपने पंजों में टहनियां और सूखी झाड़ियां लेकर इधर उधर घूम रहा था। मेहनती खरगोश को देखकर टैन वेई का दिल उसकी मासूमियत पर पिघल उठा। पर्याप्त लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद वे चारों और एक छोटा खरगोश अलाव के चारों ओर बैठ गए। झू लिन को फिर से भूख लग रही थी, इसलिए उसने खाने का एक पैकेट निकाला और शियू वू द्वारा सिखाए गए तरीके से खाना तैयार किया। टैन वेई को भूख लगी थी, इसलिए उसने जी यान की ओर देखकर कहा, लाओ यान, जल्दी करो। जी यान को भी भूख लगी और उसने जल्दी से खाना पकाने के बर्तन और सामग्री उस जगह से निकाली। फिर शियू वू की ओर देखकर कहा, लाओ शियू, हम केवल आप पर ही भरोसा कर सकते हैं। अपने 2 भूखे दोस्तों को असहायता से देखते हुए शियू वू ने थोड़े से पानी से अपने हाथ धोए और फिर सामग्री तैयार करने लगा। जी यान की मौजूदगी के कारण उन्हें कुछ ताज़ी सब्जियां खाने को मिल गईं। थोड़ी देर बाद कड़ाही से चटकने की आवाज़ आई। खाना तैयार होने का इंतजार करते हुए झू लिन ने ऊपर देखा और शियू वू को खाना बनाते हुए पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह खाना बना सकता है, इसलिए उसने मन ही मन उसकी कला सीखने का सोचा। चूंकि उसे भी अब खाना खाना है, इसलिए खाना बनाना सीखने में कोई बुराई नहीं है। उसकी निगाहें खुद पर टिकी देखकर शियू वू ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसे बड़ी उत्सुकता से खाना बनाते हुए देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसे बिना किसी कारण के गर्व और खुशी महसूस हुई। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसकी हरकतें और भी नाटकीय हो गईं, मानो वह अपनी कला का प्रदर्शन करके उसे प्रभावित करना चाहता हो। जी यांग और टैन वेई ने देखा कि वह झू लिन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने सोचा, तो जब वह किसी महिला को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो वह ऐसा दिखता है। अजीब बात है, प्रभावित होने के बजाय मैं भयभीत हो गई। क्या वह अभी भी वही लाओ शियू है जिसे मैं जानती हूँ? ये जाने बिना कि उसके दोनों दोस्त उसे किसी अजनबी की तरह घूर रहे हैं, शियू वू ने झू लिन की ओर देखा और पाया कि झू लिन ने एक कलम और कागज निकाला। उसे सिर झुकाकर गंभीरता से लिखते देख उसके होठों पर आई हल्की सी मुस्कान गायब हो गई। कुछ ही देर में उसने खाने को 4 हिस्सों में बांट दिया। वह खाने की थाली लेकर झू लिन के पास गया, थाली उसके सामने रखी और बोला, तुम्हारे लिए। उसे मना करने का मौका दिए बिना वह वापस अलाव के पास गया और अपना हिस्सा उठा लिया। शियू वू झू लिन के सामने बैठ गया और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। झू लिन और तूतू ने गर्मागर्म तले हुए चावल की थाली को देखा और फिर एक दूसरे को देखा। लिखने का ब्रश और कागज एक तरफ रखकर उसने थाली उठाए और पूछा, क्या उसने सचमुच हमें अपने हाथों से पका हुआ खाना दिया? तूतू ने भाप निकलते हुए तले हुए चावलों को देखा, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ऐसा लगता है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद झू लिन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और देखा कि शियू वू उसे घूर रहा है। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, उसकी दयालुता को व्यर्थ न जाने दें। उसने चम्मच उठाया, तले हुए चावल निकाले और खाने लगी। एक निवाला लेने के बाद उसकी चौड़ी आंखें देखकर तूतू ने घबरा कर पूछा, मालिक, क्या आप ठीक हैं?
झूलिन ने सिर हिलाया, एक चम्मच तले हुए चावल उठाए और कहा, इसे चखो। यह उस भोजन से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है जिसका हमने क्रिस्टल नाभिक के साथ आदान प्रदान किया था। उसने चम्मच खरगोश के मुंह के पास ले गई, जिसने तले हुए चावल को सूंघा और फिर अपना पनखुली जैसा मुंह खोला। तू तू के गाल फूले हुए थे और उसकी लाल आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, और उसने कहा, वाह टिल्डे, ये तले हुए चावल तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। तू तू के मुंह से उस व्यंजन का नाम सुनकर झूलिन को खरगोश के साथ तले हुए चावल खाते समय उस स्वादिष्ट व्यंजन का नाम याद आ गया। भविष्य में मौका मिला तो वह उससे इस स्वादिष्ट तले हुए चावल को बनाना जरूर सीखेगी। झूलिन के हाव भाव पर नजर रखते हुए और उसे तथा उसके खरगोश को खुशी खुशी फ्राइड राइस खाते हुए देखकर शियुवू को लगा कि आज का खाना हमेशा की तरह ज्यादा खुशबूदार और स्वादिष्ट है। फ्राइड राइस खाने के बाद झूलिन का पेट भर गया। खाना बर्बाद न करने के लिए उसने सैन्य भोजन का पैकेट वापस बर्फ के फूल वाले पेंडेंट में रख दिया। दिन भर चलने के बाद वह थोड़ी थक गई थी, इसलिए वह पालथी मारकर बैठ गई और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी। हालांकि वह अभी साधना नहीं कर सकती, लेकिन सोने की तुलना में अपने शरीर में बची हुई दिव्य ऊर्जा का संचार करके ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना उसके लिए अधिक तेज है। खरगोश ने देखा कि उसका स्वामी ध्यान की अवस्था में चला गया है, इसलिए खरगोश झूलिन की गोद में चढ़ गया, एक आरामदायक स्थिति ढूंढी और फिर सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। आज रात 3 इंसानों के आसपास होने से खरगोश को पूरी रात पहरा नहीं देना पड़ेगा। सोने का ये दुर्लभ मौका पाकर तू बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद शांत वातावरण में खरगोश के खर्राटे की आवाज गूंजने लगी। उनसे कुछ ही दूरी पर बैठे तीनों व्यक्ति अचंभित होकर उस युवती को देख रहे थे जो बैठी हुई मुद्रा में सो रही थी और उसकी गोद में एक खरगोश खर्राटे ले रहा था। तान वेई ने तू की ओर इशारा किया, जियान की ओर देखा और अविश्वास से पूछा, क्या खरगोश सचमुच जोर से खर्राटे लेता है? क्या खरगोश खर्राटे लेते हैं? जियान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता, मैंने भी पहली बार किसी खरगोश को सोते समय खर्राटे लेते देखा है। शियुवू भी अवाक रह गई। की शर्तें। अध्याय 28 निमंत्रण। काफी देर की चुप्पी के बाद शियुवू ने बाकी दोनों की ओर देखा और कहा, तुम लोग रात के पहले हिस्से की निगरानी करोगे और मैं रात के दूसरे हिस्से की निगरानी करूंगा। मुझे आधी रात को जगा देना। टैन वेई अभी भी खरगोश को घूर रही थी और उसने जवाब दिया, ठीक है। जियांग ने शियुवू का स्लीपिंग बैग निकाला और उसे दे दिया। स्लीपिंग बैग खोलकर शियुवू ने खर्राटे लेते खरगोश को एक बार फिर देखा, फिर अपनी आंखें बंद करके सो गया। 5 घंटे बाद जियांग ने उसे जगाया। तन्वेई को स्लीपिंग बैग में सोते देख शियुवू ने कुछ नहीं कहा। वह अलाव के पास बैठा रहा और आग की रोशनी में झूलिन को देखता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया, उसकी निगाहें झूलिन के सुंदर चेहरे पर टिकी रहीं और देखते देखते भोर हो गई। पूर्वी क्षितिज से सूर्य की पहली किरण निकलने से ठीक पहले झूलिन ने अपनी आंखें खोलीं। उसे आंखें खोलते देख शियुवू को उससे बात करने की तीव्र इच्छा हुई, इसलिए उसने धीरे से कहा, सुप्रभात। उनकी मधुर और मोहक आवाज सुनकर झूलिन ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं। उनके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान देखकर वह कुछ पल रुकी और हिचकिचाते हुए बोली, सुप्रभात। सुबह की शुभकामना पाकर शियुवू बेहद खुश हुई और उसने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम मेरे साथ नाश्ता करना चाहोगी? कल रात के स्वादिष्ट फ्राइड राइस को याद करते हुए झूलिन हाँ में सिर हिलाना चाहती थी, लेकिन मुफ्त में उसका खाना खाने में उसे शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अंत में सिर नकार दिया। उसके इनकार के बाद दोनों चुप हो गए। काफी देर की चुप्पी के बाद झूलिन ने सो रही तू को गले लगाया, उठी और बोली, कल रात के खाने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। उसे जाते देख शियुवू ने अपने दोनों दोस्तों पर नजर डाली जो अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे, और फिर झूलिन की पीठ पर। वह इतना बेचैन था कि बिना सोचे समझे उसके पीछे भाग गया। झूलिन ने पीछे से आती कदमों की आहट सुनी, अपना सिर घुमाया और शियुवू को आते देखा। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाकर पूछा, क्या बात है? क्योंकि शियुवू बोलने में माहिर नहीं था, इसलिए वह उस क्षण अवाक रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। झूलिन ने कुछ देर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। ये देखकर कि वह उसे बस घूर रहा था, उसने विनम्रता से कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले यहाँ से चली जाऊंगी। उसके पास चिकित्सा सामग्री जुटाने और बेस पर रिपोर्ट करने के लिए केवल 3 सप्ताह का समय है। चूंकि उसे अस्पताल भी ले जाना है, इसलिए इस मिशन को पूरा करने के लिए उसके पास बहुत कम समय है। अब उसके पास उसके साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। इससे पहले कि वह एक कदम भी बढ़ा पाती, शियुवू ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। रुको,
उसकी नज़रें उनके हाथों पर टिकी देखकर उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। झू लिन ने उसके घबराए हुए चेहरे को ध्यान से देखा और पूछा, क्या आपको मुझे कुछ बताना है? हालांकि शिव वू को लगता है कि वह पागल हो रहा है, फिर भी उसने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ अस्पताल चलना चाहोगी? हम अस्पताल से चिकित्सा सामग्री भी लेना चाहते हैं। खतरनाक जगहों पर जाते समय अधिक लोगों के साथ जाना बेहतर होता है। तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो? झू लिन ने पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि उसने जो कहा वह उसके निमंत्रण का असली कारण नहीं था। शिव वू को लगा कि वह पूछ रही है कि उसे उनके साथ क्यों जाना चाहिए, इसलिए उसने कहा, अस्पताल के बारे में हमें जो आखिरी रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार अस्पताल के आसपास कम से कम 50 दूसरे दर्जे के ज़ॉम्बी मौजूद हैं। अकेले जाना आत्महत्या के बराबर है। चूंकि हमारा गंतव्य एक ही है, तो क्यों न साथ चलें? हम रास्ते में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे को सुरक्षित रख सकते हैं। झू लिन की आंखें चमक उठी जब उसने सुना कि अस्पताल के आसपास कम से कम 50 द्वितीय श्रेणी के ज़ॉम्बी मौजूद हैं। उसने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति और चोटों को देखते हुए अकेले वहां जाना वाकई खतरनाक था। इसके अलावा उसे रास्ता भी नहीं पता था और वह अब तक केवल अपनी सहज प्रवृत्ति के बल पर ही चली थी। कल रात के स्वादिष्ट फ्राइड राइस के बारे में सोचकर वह बहुत भावुक हो गई और सोचने लगी, अगर मैं उनकी टीम में शामिल हो जाऊं तो क्या मुझे हर दिन स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा? फायदे और नुकसान की तुलना करने के बाद और स्वादिष्ट भोजन के लालच में आकर उसने आखिरकार सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे क्रिस्टल नाभिक का आधा हिस्सा चाहिए। शिव वू और उसके दो दोस्तों के पास क्रिस्टल नाभिक की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जब उसने सुना कि उसे क्रिस्टल नाभिक का केवल आधा हिस्सा चाहिए, तो उसने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। अपने होठों के कोने पर संतुष्टि भरी मुस्कान लिए हुए उसने कहा, चलो वापस चलते हैं और उन्हें जगाते हैं। वे दोनों साथ साथ वापस चलने लगे और जब वे पहुंचे तो जियांग और टैनवेई पहले ही जाग चुके थे। टैनवेई ने उन दोनों को एक साथ आते हुए देखकर भौहें चढ़ा लीं और पूछा, लाओ शिव, तुम कहाँ जा रहे हो? शिव वू ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा, मैंने उसे हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया और उसने हाँ कह दी। अब से वह हमारी टीम का हिस्सा है। उसकी बात सुनकर जियांग और टैनवेई ने एक दूसरे को देखा। जियांग ने झू लिन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम जियांग है, आप मुझे लाओ यान कह सकते हैं। मेरा नाम टैनवेई है और आप मुझे शियाओ वेई कह सकते हैं। टैनवेई ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। शिव वू ने झू लिन की ओर देखकर कहा, मेरा नाम शिव वू है, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ और तुम मुझे बड़े भाई वू कह सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 3 जोड़ी आंखें अलग अलग भावों के साथ एक ही समय पर उसकी ओर देखने लगीं। शिव वू वास्तव में झू लिन से उसे किसी अधिक आत्मीय उपनाम से पुकारने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि वह पागल हो जाएगा, इसलिए उसने झिझकते हुए दूसरा सबसे अच्छा उपनाम चुन लिया। अध्याय 29। आप बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे ही शिव वो इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे पंजीकरण कराना चाहिए और बाद में बेस में मस्तिष्क की जांच करानी चाहिए या नहीं, बाकी तीनों लोगों ने उसकी ओर देखा और उनके मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। झू लिन, क्या मैं सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मुझसे 23,000 साल छोटा है, बड़ा भाई कह सकता हूँ? जी यान, मुझे कभी पता नहीं था कि लाओ शियू इतना बेशर्म है। तान वेई, मुझे कभी पता नहीं था कि लाओ शियू में ये क्षमता है। एक लंबे असहज मौन के बाद निर्लज शिव वू ने हल्के से खांसते हुए शांत भाव से कहा, चलो अपना सामान समेटते हैं और जल्दी निकल जाते हैं। तान वेई और जियांग ने उसे एक बार फिर देखा, फिर अपने स्लीपिंग बैग समेटे और आग बुझा दी। जियांग को अपने चलते फिरते गोदाम के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्हें सामान पैक करके निकलने में बस कुछ ही मिनट लगे। अब जबकि झू लिन कुछ समय के लिए उनकी टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो गई थी, इसलिए उन्हें जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चलते समय तान वेई की निगाहें झू लिन की बाहों में सो रही तूतू पर टिकी रहीं। क्योंकि उसकी निगाहें बहुत तीव्र थीं, इसलिए झू लिन ने पूछा, क्या तुम तूतू को गले लगाना चाहते हो? उसका सवाल सुनकर टैन वेई की आंखें चमक उठीं और उसने चावल चुगती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। जी हाँ, क्या मैं सचमुच आपके खरगोश को गले लगा सकता हूँ? आपके खरगोश का नाम तूतू है। नाम भी कितना प्यारा है, उसने चमकती आंखों से कहा। उसकी चमकती आंखों को देखकर झू लिन समझ गई कि वह तूतू को बहुत पसंद करता है। उसने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद, चलो इसे इस तरह पकड़कर देखो। झू लिन ने उसे कुछ देर खरगोश को पकड़ना सिखाया
और फिर तानवेई को तू को गले लगाने दिया। ये देखकर कि तू अभी भी गहरी नींद में सो रहा है, तानवेई ने उसके शरीर पर मौजूद फर को धीरे से सहलाया। तू के मुलायम फर को अपनी उंगलियों से छूते हुए तानवेई ने संतुष्टि से आह भरी और कहा, तुम्हारा खरगोश कितना प्यारा है। मेरे पास भी बचपन में एक खरगोश था, लेकिन वह बहुत समय पहले बीमारी से मर गया था। झूलिन और टैनवेई चलते चलते बातें करते रहे और समय जल्दी बीत गया। शियुवु के नेतृत्व में उनकी यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। जब भी उन्हें कोई ज़ॉम्बी दिखता, वे उसका सिर साफ सुथरा काट देते। जब सूरज थोड़ा पश्चिम की ओर ढलने लगा, तो उन्हें दूर से एस शहर दिखाई देने लगा। एस सिटी के पास पहुंचते ही अपने आसपास और अधिक से अधिक ज़ॉम्बी देखकर शियुवु ने कहा, चलो उपनगरीय मार्ग से चलते हैं। तानवेई और जियांग दोनों सहमत हो गए और झूलिन ने भी शियुवु के सुझाव का पालन करने का फैसला किया। शियुवु ने झूलिन की ओर देखते हुए कहा, जब हम शहर के पास पहुंचेंगे तो वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी होंगे। ये भी संभव है कि विकृत जानवर हम पर हमला करने के लिए बाहर आ जाएं। मेरे पास रहना और सावधान रहना। ये जानते हुए कि उसका इरादा अच्छा था, झूलिन ने सिर हिलाया और उसके करीब एक कदम बढ़ा लिया। तू बहुत पहले ही जाग चुकी है और इस समय झूलिन के कंधे पर बैठी है। खरगोश ने दूर पूरे शहर को घेरे हुए घनी राक्षसी ऊर्जा को देखा और कहा, गुरुजी, वह जगह खतरनाक है। झूलिन ने सिर हिलाया, अपने बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से बिंग जियान को निकाला और शांत भाव से कहा, खतरनाक जगहों पर अक्सर ज्यादा इनाम मिलते हैं, हमें जाकर देखना चाहिए। बिंग जियान का हाथ थामे हुए वह आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना लिए शहर की ओर चल पड़ी। रास्ते में शियुवु ने सभी ज़ॉम्बीज और कुछ उत्परिवर्तित चूहों, उत्परिवर्तित बिल्लियों और उत्परिवर्तित कुत्तों का सफाया कर दिया, जिससे झूलिन के पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। स्लैश प्लक प्लक प्लक। ज़ॉम्बियों के एक और समूह के सिर जमीन पर गिरते देख झूलिन ने शियुवु की ओर ध्यान से देखा। उसे हाथ हिलाकर मुंह खोले उसकी ओर दौड़ते हुए 3 ज़ॉम्बियों को मारते देख झूलिन उसकी क्षमता के बारे में बहुत उत्सुक थी, लेकिन वह चुप रही। शाओलिन, आओ और क्रिस्टल नाभिक को खोदकर निकालने में हमारी मदद करो। टैनवेई ने कटे हुए ज़ोबी के सिर को खंजर से हिलाते हुए कहा। झूलिन ने ज़ोबी के सिर पर एक नज़र डाली और शांत भाव से कहा, ये खाली है। पब फ्यूचर एड्स। बोलने के बाद उसने चारों ओर देखा और फिर एक टूटा हुआ पाइप उठा लिया। टैनवेई और जी यांग के विपरीत, जो एक एक करके ज़ॉम्बी के सिर की जांच कर रहे थे, झूलिन चलते चलते जमीन पर पड़े ज़ॉम्बी के सिरों पर नजर डालती थी। जब उसे ज़ॉम्बी के सिर से हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती हुई महसूस होती, तो वह पाइप के नुकीले सिरे से क्रिस्टल नाभिक को खोदकर निकाल लेती थी। जब उसने लगातार 5 बार क्रिस्टल नाभिक को सफलतापूर्वक खोदकर निकाल लिया, तो टैनवेई ने ईर्ष्या से कहा, शाओलिन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम हर बार ज़ोबी का सिर उठाते ही क्रिस्टल नाभिक कैसे निकाल लेती हो। उसके गंदे हाथों को देखते हुए झूलिन ने कहा, आप आध्यात्मिक ऊर्जा का पता लगाकर यह जान सकते हैं कि मस्तिष्क में क्रिस्टल नाभिक है या नहीं। यदि आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है, तो मस्तिष्क में क्रिस्टल नाभिक नहीं है। उसकी बात सुनकर न केवल तानवेई और जियांग ने उसे बड़े चाव से देखा, बल्कि शियुवु ने भी मुड़कर पूछा, आध्यात्मिक ऊर्जा? ये किस प्रकार की ऊर्जा है? झूलिन ने उनकी ओर देखा, उनकी उलझन को भांपते हुए पूछा, क्या आप लोग आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में नहीं जानते? उसके सवाल खत्म होते ही तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। झूलिन ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, तो फिर आप अपनी क्षमताओं को कैसे विकसित करते हैं? हम इसका तब तक इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक हम इसकी सीमा तक नहीं पहुंच जाते और अगले स्तर पर नहीं पहुंच जाते। जी यांग ने शांत भाव से जवाब दिया, क्या तुमने क्रिस्टल नाभिक के अंदर समाहित आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश नहीं की? झूलिन ने फिर पूछा। इस बार तीनों को उसका सवाल सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। शियुवु ने कुछ देर सोचा और पूछा, क्या हम क्रिस्टल नाभिक के अंदर की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं? झूलिन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, क्या किसी और ने कभी क्रिस्टल नाभिक को अवशोषित करने का प्रयास किया है? अध्याय 30, बीज एकत्र करना। शियुवु ने सिर हिलाते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है, क्रिस्टल नाभिक का उपयोग केवल मुद्रा के रूप में किया जाता है और आधार उन्हें प्रयोगों के लिए एकत्र करेगा। उसकी बात सुनकर झूलिन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अगर किसी ने कभी क्रिस्टल नाभिक में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश ही नहीं की, तो क्रिस्टल नाभिक का मूल्य इतना अधिक क्यों है? क्या अब तक किसी ने भी क्रिस्टल नाभिक के उच्च मूल्य पर सवाल नहीं उठाया? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार का अत्यधिक मांग वाली वस्तुओं की तुलना में बेकार क्रिस्टलों को अधिक महत्व देना बहुत ही संदिग्ध है?
उसके सवालों की श्रृंखला सुनकर शियुवू, जियांग और टैन वेई को एहसास हुआ कि झू लिन की बात में सच्चाई है। आखिर कुछ बेकार क्रिस्टल की कीमत उन क्रिस्टलों से ज्यादा क्यों होती है जिनकी मांग बहुत ज्यादा है? सरकार जरूर जनता से कुछ राज छिपा रही है। क्या इसका कारण क्रिस्टल नाभिक के भीतर समाहित आध्यात्मिक ऊर्जा हो सकती है? क्या यही वह कारण है जिसके चलते सरकार पिछले 2 महीनों से क्रिस्टल नाभिक का अंधाधुंध संचय कर रही है? जियांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। शियुवू कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, लगता है हमें बहुत कुछ चर्चा करनी है। चलिए पहले आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं। ये कहने के बाद उसने ज़ॉम्बीज को मारने की गति तेज कर दी। झू लिन की मदद से क्रिस्टल नाभिक को खोदकर निकालने से उनकी गति में काफी वृद्धि हुई। 20 मिनट बाद वे एक पारंपरिक बाजार वाली गली में पहुंच गए। आसपास ज्यादा ज़ॉम्बी न देखकर शियुवू पास की दुकान की ओर चल पड़ा। उसने दरवाजा जांचा और पाया कि वह ठीक ठाक हालत में है, इसलिए वह दुकान के अंदर जाकर ज़ॉम्बी को साफ करने में जुट गया। 2 मिनट बाद उसने 2 मरे हुए ज़ॉम्बी को बाहर घसीटा और कहा, चलो अंदर चलते हैं। झू लिन ने दाहिनी ओर मौजूद ज़ॉम्बी की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके दिमाग में एक क्रिस्टल नाभिक है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह और जियांग शियुवू के पीछे दुकान में चले गए, जबकि टैन वेई ने क्रिस्टल नाभिक को खोदने की पहल की। दुकान के अंदर कदम रखते ही झू लिन ने जमीन पर और डिस्प्ले काउंटर पर कई बैग देखे। उसे उत्सुकता से इधर उधर देखते हुए देखकर जियांग ने कहा, ये बीज हैं। दुर्भाग्य से ये सभी प्रलयकारी वायरस से दूषित हो गए हैं और अब इनकी खेती नहीं की जा सकती। ये सुनकर कि इन थैलियों में बीज हैं, झू लिन डिस्प्ले काउंटर पर गई और एक कांच के जार से मुट्ठी भर बीज निकाल लिए। उसने कुछ देर तक बीजों को सूंघा, फिर उन्हें वापस जार में रख दिया। हाथ के इशारे से उसने सारे बीज बर्फ के फूल वाले पेंडेंट में डाल दिए। उसे दूषित बीजों को रखते हुए देखकर जियांग ने उत्सुकता से पूछा, तुम ये दूषित बीज क्यों इकट्ठा कर रही हो? क्या तुम इन्हें उगाना चाहती हो? झू लिन ने उसकी ओर देखा और कहा, हम। हालांकि बीज शैतानी ऊर्जा से घिरे हुए हैं, लेकिन उन्हें बोना असंभव नहीं है। उसके मुंह से एक और अपरिचित शब्द सुनकर जियांग ने उलझन में अपना सिर खुजाया और कहा, चूंकि आप इन बीजों को रखना चाहती हैं, तो हमें दुकान में चारों ओर देखना चाहिए। इस दुकान में और भी बीज रखे होने चाहिए। अधिक बीज मिलना अच्छी बात है। ये सोचकर झू लिन ने सिर हिलाया और वे दोनों दुकान में चारों ओर बीज खोजने लगे। शाओ लिन, इधर आओ, यहाँ बहुत सारे बीज हैं। जियांग की आवाज़ कैश रजिस्टर के पीछे वाले कमरे से आई। दूसरी मंजिल से नीचे आते हुए झू लिन कमरे में दाखिल हुई और उसने देखा कि जियांग एक थैले में रखे बीजों की जांच कर रही है। उसने सिर उठाकर पूछा, क्या तुम्हें दूसरी मंजिल पर और बीज मिले हैं? वह उसके पास जाकर बोली, हाँ, ऊपर बहुत सारे बीज हैं। थैले में रखे उन बीजों को देखकर, जिन पर केवल शैतानी ऊर्जा की एक पतली परत चढ़ी हुई थी, झू लिन ने कहा, शैतानी ऊर्जा को शुद्ध करने के बाद भी इन बीजों को उगाया जा सकता है। उसकी बात सुनकर जियांग की आंखें चमक उठी। उसने थैले को अच्छे से बांधा और कहा, ठीक है, इन सब को ले जाओ। उसके उत्साहित चेहरे को देखकर झू लिन को बहुत उत्सुकता हुई कि वह इस समय क्या सोच रहा है। उसने हाथ हिलाकर कमरे में रखे बीजों की थैलों को समेट दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? शियुवू ने उन दोनों को खाली कमरे में बात करते देख पूछा। जियांग ने दरवाजे की ओर देखा, मुस्कुराए और उससे कहा, लाओ शियू, क्या तुमने इस दुकान में कोई बीज देखे हैं? शाओ लिन का कहना है कि इन बीजों को बिना किसी समस्या के बोया जा सकता है। ये सुनकर शियुवू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उत्सुकता से पूछा, सचमुच? क्या आपको यकीन है कि ये बीज उगाने के लिए सुरक्षित हैं? झू लिन भी निश्चित नहीं थी, इसलिए उसने कहा, मेरे पास एक विचार है, लेकिन मुझे पहले इसे आजमा कर देखना होगा कि यह काम करता है या नहीं। प्रलय शुरू होने के बाद जमीन और पानी के स्रोत भी प्रलयकारी वायरस से दूषित हो गए। शियुवू और उसके 2 दोस्तों ने 3 महीने से ज्यादा समय से ताज़ी सब्जियां और फल नहीं खाए हैं। हालांकि इन 2 महीनों में कई योगदान अंक और क्रिस्टल नाभिक अर्जित किए गए हैं, लेकिन सब्जियां और फल ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें बिना संपर्क के नहीं खरीदा जा सकता। यहाँ तक कि कुछ मुरझाई हुई सब्जियां या आधे सड़े हुए फल भी बहुत महंगे होते हैं और अधिकांश लोग उन्हें खरीद नहीं सकते। इसलिए झू लिन की बातें सुनकर वह भी भावुक हो गया। उन रसीली, कुरकुरी और ताज़ी सब्जियों के बारे में सोचते हुए उसने घबराकर कहा, मुझे इस दुकान के पीछे एक गोदाम मिला है। क्या तुम जाकर देखना चाहोगे? जब झू लिन और जियांग ने गोदाम के बारे में सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं।
दुकान में रखे बीजों की कुल मात्रा को देखकर वे अंदाजा लगा सकते थे कि गोदाम में कितने बीज होंगे। गोदामों में रखे बीजों की संख्या दुकान में रखे बीजों की संख्या से कम दोगुनी होनी चाहिए। चलो चलें, चलो चलें, जी यांग ने उत्साह से कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। अध्याय 31। तू को लगता है कि उसका स्वामी अचानक मूर्ख हो गया है। दुकान में अभी अभी दाखिल हुए टैन वेई को खाली दुकान देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने चारों ओर देखा और उलझन में पूछा, क्या ये दुकान बीज नहीं बेचती? ये खाली क्यों है? जब उसने देखा कि किसी ने उसे जवाब नहीं दिया तो वह मुड़ गया और उसने अपने दोस्तों और झू लिन को पिछले दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा। अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसने उन तीनों का पीछा करते हुए पूछा। शियू पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर उन्हें एक गोदाम में ले गया। गोदाम के आकार को देखकर लगता है कि इसका कुल क्षेत्रफल कम से कम 300 वर्ग मीटर होगा। शियू ने दरवाजे पर लगी धातु की चेन काट दी और कहा, इमारत की ऊंचाई को देखते हुए इस गोदाम में 2 मंजिलें होनी चाहिए। बोलने के बाद उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और वे तीनों अंदर चले गए। टैन वेई ने उन्हें गोदाम में जाते देखा, इसलिए वह उत्सुकता से उनके पीछे पीछे गया। अंदर कोई ज़ॉम्बी न देखकर शियू ने चारों ओर देखा और उसे कई खिड़कियां दिखाई दी। बिना कुछ कहे वह खिड़कियां खोलने गया और तभी तेज धूप अंधेरे गोदाम में फैल गई, जिससे आसपास का वातावरण रोशन हो गया। झू लिन की आंखें रोशनी से अभ्यस्त होते ही उसने थैलों से भरी धातु की अलमारियों की कतारें देखीं। जी यांग ने गोदाम के दाहिनी ओर एक सीढ़ी देखी और दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही वह वहां जमा थैलों की मात्रा देखकर दंग रह गया। उसने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए दूसरी मंजिल से नीचे देखा और कहा, शाओ लिन, दूसरी मंजिल पर भी बहुत सारे बीज हैं। झू लिन ने सिर उठाकर जवाब दिया, ठीक है, मैं पहली मंजिल से बीज इकट्ठा करने के बाद ऊपर जाऊंगी। झू लिन के ऐसा कहने के बाद शियू ने उसकी ओर देखा और सोचा, उसकी क्षमता कितनी बड़ी है। दुकान से इतने सारे बीज इकट्ठा करने के बाद भी क्या उसके पास इन सभी बीजों को रखने के लिए जगह बची है? मुझे आश्चर्य है कि उसकी स्थानिक क्षमता किस स्तर की है। शियू के विचारों से अनभिज्ञ झू लिन चुप हो गई और अपने बर्फ के फूल वाले पेंडेंट में देखने लगी। उसे भौहें चढ़ाए देख तू ने पूछा, गुरुजी, आप क्यों भौहें चढ़ा रही हैं? झू लिन ने बेबसी से आह भरी और कहा, मेरे बर्फ के फूल वाले पेंडेंट में अब और जगह नहीं है। तू सोचता है कि नश्वर बनने के बाद उसका स्वामी अचानक मूर्ख हो गया है। खरगोश ने आह भरी और असहाय होकर कहा, स्वामी, आपके बर्फ के फूल वाले पेंडेंट के अंदर कई खाली स्थानिक वलय और कियानकुन थैले हैं। आप इन बीजों को उनमें रख सकते हैं। खरगोश की याद दिलाते हुए झू लिन को भी अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। चेहरे पर भावहीनता लिए उसने बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से एक कियानकुन थैली निकाली। बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से बीजों की थैलियों को कियानकुन थैली में डालने के बाद उसने पहली मंजिल पर रखे सारे बीज कियानकुन थैली में डाल दिए। उसे आसानी से पहली मंजिल पर सारे बीज रखते देख शियू की आंखों में चमक आ गई। उसने उसे कुछ देर तक देखा और फिर दूसरी मंजिल पर चला गया। तीनों को दूसरी मंजिल पर पहुंचते देख झू लिन भी सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चढ़ गई। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वह वहां इतने सारे थैले देखकर हैरान रह गई। जी यांग ने उसके दुर्लभ आश्चर्यचकित भाव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शाओ लिन, इतने सारे बीजों के साथ तुम इन्हें 3 जन्मों तक खा सकती हो। झू लिन ने चुपचाप उसकी ओर देखा और उसे यह नहीं बताया कि उसके पास केवल एक ही जीवन है, और वह भी लंबा। उसने कियानकुन का थैला खोला और उसमें दूसरी मंजिल पर रखे सारे बीज डाल दिए। गोदाम को खाली देखकर, जहां न तो खून के धब्बे थे और न ही ज़ोंबी के शव, शियू ने कहा, ये जगह बुरी नहीं है, चलो यहीं आराम करते हैं। उसकी बात सुनकर जी यांग ने अपने कमरे से एक पोर्टेबल स्टोव, पानी की बोतल, एक छोटा बर्तन और इंस्टेंट नूडल्स के 4 पैकेट निकाले। झू लिन पोर्टेबल स्टोव के पास बैठ गई। जी यांग को इंस्टेंट नूडल्स का तीसरा पैकेट खोलते हुए देखा और पूछा, हम बीजों को कैसे अलग करते हैं? जी यांग के जवाब देने से पहले ही शियू उसके बगल में बैठ गई और बोली, तुम ये सब ले जा सकती हो। ये बीज हमारे हाथ में किसी काम के नहीं हैं। जी यांग और टैन वेई को शियू की बात से सहमत देखकर झू लिन ने कुछ देर सोचा और फिर आइस फ्लावर पेंडेंट से सैन्य राशन के 2 डिब्बे और सारा मिनरल वाटर निकाल लिया। अब वह जल तत्व के ताबीज बना सकती है, इसलिए उसे अब इन मिनरल वाटर को रखने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि वह ये मिनरल वाटर उन्हें दे दे। टैन वेई अचानक डिब्बे देखकर हैरान रह गया और उसने पूछा, तुमने इन्हें अचानक क्यों निकाल लिया? क्या तुम इंस्टेंट नूडल्स की जगह फौजी खाना खाना चाहते हो? वैसे भी इतनी मात्रा में इन्हें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
झू लिन ने उसकी ओर देखा और कहा, चूंकि आप तीनों ने मुझे सारे बीज देने पर सहमति जताई है, तो कृपया बीजों के बदले में ये भोजन और पानी स्वीकार कर लें। उसकी बातें सुनकर जी यांग ने शियू वू की ओर देखा। उसे सिर हिलाते देख जी यांग ने खाना और पानी उसके पास रख दिया और कहा, धन्यवाद शियाओ लिन। कुछ मिनटों बाद इंस्टेंट नूडल्स तैयार हो गए। जी यांग ने उन्हें 4 हिस्सों में बांटा और झू लिन को एक कटोरी दे दी। नूडल्स की मात्रा देखकर साफ पता चलता है कि जी यांग ने झू लिन को शियू वो और टैनवेई से ज्यादा नूडल्स दिए हैं। यहाँ तक कि जी यांग की अपनी कटोरी में भी झू लिन की कटोरी के नूडल्स की आधी मात्रा ही है। जब उसने कटोरा नहीं लिया तो उसने कहा, इसे ले लो। अब तुम हमारी टीम की सदस्य हो और तुम इसकी हकदार हो। उसने उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा और सच्चे मन से कहा, धन्यवाद। खाना खाते समय शियुवू ने पूछा, शाओलिन, क्या आप हमें उस आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में बता सकते हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया था? झू लिन ने सिर हिलाया, अपनी चॉपस्टिक और कटोरा नीचे रखा और एक साधारण क्रिस्टल नाभिक निकाला। Adhyaya 32. Lohe ka verksa antata kilayutha, lekina nasana lakari ka ekatukara de. Julina ne kristallanabika ko apani havali mem raka ora pucha, kya apa isa kristallanabika ke andara samahita adyatmika urja ko de ka sakat hayam, unhan kristalla ke kendraka ko kafi dara taka de ka, fira sira hilaya. Nakaratmaka atara milane para Julina ne sira hilakara fira pucha. Kya apa isa kristalla kendraka se nikolane valley adyatmika urja ko mahasusa kara sakat hayam. Java usain pucha, tu una tinam ne eka satha sira hilaya. Julina ne halki si muskana ke satha kaha, jo urja apa mahasusa kara rehi hayam, vaha adyatmika urja hai. Unaki rusi dekakara usain kaha, mamapako adyatmika urja ko avasosita karana sikani. Java mame urja ko avasosita kara rahi hum, to kristalla ke kendraka ke karam ora urja ke pravaha ko mahasusa karain ki kazisa karam. Unhem sira halate deka, Julina ne kristalla kendraka se adyatmika urja kinchi ora fira usapani havali se sokalia. Tina sekundabada, kristalla kendraka dula membadala gaya. Apane hatham se dula jarat hu Julina ne pucha, kya apaki koi prasna hayam. Taina ve ne hatha uthakara pucha, kya apa vasosana ki gadi ko dima kara sakat hayam. Julina ne apane barfa ke fula vale pendanta ke andara maujuda tina sadarana kristalla nabi compara eka najara dali ora hikekakate hu kaha, ua. Mame avasosana ki gadi ko dima kara sakati hum, lekina. Usaki sarmanda sakla dekakara su vu ne pucha, kya wa. Sarmandagi se usain apana gala kujaya ora kaha. Mir pasa aba surfa tina sadarana kristalla nabika base hayam, ora mujay bada mem eka jagaha kare paralena ke lai unaki jarurata paragi. Usaki swikarakti sunakara tinamavaka raha gai. Usaki sakti ora adyatmika urja ke janyana ko dekat hu. Kristalla nabika ekatra karana usak lai koi samasya nahimani kahiti. Us sarmanda hokara dusari tarafa dekat deka. Suvu neji yanga ki ora dekakara kaha, lao yanga, siao lina ko kucha kristalla nabika dadu. Thika hai, ji yanga ne apane kamari se eka tila nakala ora us kola, usain muti bara sadarana kristalla nabika nikale, unhem julina ke samain raka ora kaha, sayo lina, tuma anaka istamala kara sakati ho. Hamare pasa bahuda ser sadarana kristalla nabika hayam. Julina bega mem kristalla nabikam ki matra dekakara kupa hogai. Karagosa ne usak sahar ke bava dekakara utsukata se usak kanti se kudakara bega parachalanga lagadi. Bega ko kristalla nabikam se bara dekakara Julina konka yuthi. Guruji, isa thali mem to bahuda ser kristalla hayam. Yi saba to paisa hai, aha. Julina ke mana mem tuki askariakekada ora utsahita avaja gunja. Quote. Taina ve, suvu ora ji yanga karagosa ko bega mem kudate ora usamem terat hu dekakara avaka raha gai. Apane karagosa ke vyavahara se sarmanda hokara, Julina ne karagosa ko thale se bahara nakala, du serum ki ora deka ora kaha, mame tumare kristalla nabika ka upyoga nahim kara sakati. Suvu ne muscarate hu usas kaha, basa isaka istamala karo. Is hamem sikane ke badale tumara anama samajo. Vaseby, siao ve ne hai tumes dobara dikane ke lai kahada. Isali kristalla nabika dina tahamara swabavika hai. Julina ne usaki bada para vikarakia, sira hilaya, eka kristalla nabika uthaya ora kaha, tamame suru karata hum. Janabujakara avasosana ki gadi dimi karain ki stiti mem,
Us Kristallinabika mem maujuda sari adyatmika urja ko avasosita karain mem tisa second alage. Jaba Kristallinabika dula mem badala gaya, to Santana ve ki ora dekakara pucha, kya abatuma urja ke pravaha ko samaja gai ho. Taina ve ne sira hilakara kaha, ham. Aba Jabaki ve Kristallinabika se adyatmika urja ko avasosita karana janate hayam, Julina ne kaha, Yadyapi Kristallinabika se siddhi adyatmika urja ko avasosita karain se kesamata mem teji se sudara ho sakata hai, lekina apako yaha yada rakana hoga ki isamem raksasi urja bihodi hai, yadi apa urjam mem antara nahim kara sakat, to bihatara hoga ki apa thor samaya mem bahuda ser Kristallinabika ko avasosita na karam, anyatha. Bhavisia mem apako pata bi nahim kolega ki apaki mertu k's way. Usaki bada sunan k bada. Taina ve ne kupake se apain hatha mem raki dasa Kristallinabika nice rakadai ora kavala eka ko hi apain hatha mem pakar raha. Julina ne dekha ki ve Kristallinabika ke batera ki adyatmika. ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने अपना कटोरा और चॉपस्टिक फिर से उठा ली। जब उसकी नज़र अपने कटोरे पर पड़ी, तो उसने आश्चर्य से पूछा, तू क्या तुमने मेरे कटोरे में और नूडल्स डाल दिए? तूने अपना छोटा सा सिर हिलाया और कहा, मैंने नहीं किया। झू लिन ने अपने कटोरे में नूडल्स को देखा, जो आकार और मात्रा दोनों में दोगुने हो गए थे, और सोचने लगी, इस दुनिया का भोजन वाकई बहुत दिलचस्प है। भोजन अपने आप कैसे बढ़ सकता है? क्या मुझे इसे खाने से पहले और बढ़ने देना चाहिए? जब वह अभी भी इस बात को लेकर दुविधा में थी कि भोजन को बढ़ने दिया जाए या नहीं, तब तक शिव वो पहले ही 3 क्रिस्टल नाभिकों को अवशोषित कर चुकी थी। उसने ऊपर देखा, उसे नूडल्स को घूरते हुए पाया और पूछा, तुम नूडल्स क्यों नहीं खा रही हो? ये तो पहले ही नरम हो गए हैं। तुम्हें इन्हें जल्दी खाना होगा वरना इनका स्वाद खराब हो जाएगा। ओह, झू लिन ने जवाब दिया, कुछ निवाले खाए और फिर बाकी तू को दे दिए। 5 मिनट बाद जी यांग और टैनवेई ने क्रिस्टल नाभिक का अवशोषण पूरा कर लिया। उनके पसीने से तर चेहरों को देखकर झू लिन ने पूछा, कैसा लग रहा है? क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? जी यांग ने सिर हिलाकर कहा, जब मैं आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता हूँ, तो मेरी नसों में थोड़ा दर्द होता है। जी यांग की बात सुनकर टैनवेई ने भी सिर हिलाया और कहा, मैं भी। फिर झू लिन ने शियू वू की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या? वह हो सके तो उन्हें बड़े भाई वू कहकर न पुकारने की कोशिश करती थी, क्योंकि यह बहुत शर्मनाक होता। लेकिन इस तरह उनसे बात करना बहुत असभ्य भी होता है। 2 पल सोचने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई वो अलौकिक प्राणी होने के नाते उनकी 5 इंद्रियां आम लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं, इसलिए वे तीनों उसकी आवाज बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। उसे झिझकते हुए बड़े भाई वो कहते हुए सुनकर जी यांग और टैनवेई ने एक साथ शिव वू की ओर देखा और पाया कि वह झू लिन पर टकटकी लगाए मुस्कुरा रहा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, बेबसी से सिर हिलाया और सोचा, सब खत्म हो गया। लाओ शियू को वाकई शाओ लिन से प्यार है। लोहे का पेड़ आखिरकार खिल उठा, लेकिन निशाना लकड़ी का एक टुकड़ा था। अध्याय 33 शुद्धिकरण निर्माण। झू लिन द्वारा उन्हें बड़े भाई वो कहकर पुकारते सुनकर शिव वो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्यार से उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे बिल्कुल भी असुविधा नहीं हो रही है। ये कहने के बाद झू लिन ने अपने निचले दांतियान पर नजर डाली और पाया कि उसके निचले दांतियान में मौजूद शैतानी कोर में थोड़ी हलचल हुई है। जब वे पहली बार मिले थे तब शैतानी कोर स्थिर था, लेकिन क्रिस्टल नाभिक को अवशोषित करने के बाद शैतानी कोर ने कुछ प्रतिक्रिया दिखाई। मुझे नहीं पता कि यह अच्छी बात है या नहीं। क्या पता वह सचमुच वही शैतान देवता हो। मैंने उसे आध्यात्मिक ऊर्जा और शैतानी ऊर्जा के बारे में सिखाया है। क्या इसे मौत को दावत देना माना जा सकता है? जब झू लिन सोच ही रही थी, तभी शिवू और बाकी लोगों ने देखा कि वह उसकी कमर को घूर रही है। शिवू को जरा भी शर्म नहीं आई, बल्कि उसे तो अच्छा लग रहा था जब वह उसे घूर रही थी। इससे पहले कि उसका विवेक उसके उन्मादी विचारों को रोक पाता, शिवू ने पहले ही बोल दिया, शाओ लिन, क्या तुम करीब से देखना चाहते हो? अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। इस वाक्य ने उसके 2 सबसे अच्छे दोस्तों को बुरी तरह डरा दिया। वे उसे इस तरह घूरने लगे जैसे वह कोई अजनबी हो। झू लिन सोच में डूबी हुई थी और उसने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी, इसलिए उसने ऊपर देखकर पूछा, मुझे क्या दिखाओगे? उसके भ्रमित चेहरे को देखकर शिव वू ने निराशा में आह भरी और कहा, कुछ नहीं। जी यांग ने उसे इस तरह देखा और तानवेई से धीमी आवाज में कहा, क्या आपको नहीं लगता कि शियाओ लिन से मिलने के बाद से लाओ शियू के व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आया है?
तानवेई ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वह लाओ शियू नहीं है। कुछ पल तक वे चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, फिर एक साथ सिर हिलाया। अब उनके मन में क्या अजीबोगरीब विचार आ रहे हैं। वे जरूर पागल हैं जो सोचते हैं कि वह लाओ शियू नहीं है। ठीक उसी समय जब तानवेई और जियांग मन ही मन शियू वू पर शक कर रहे थे, झू लिन ने कियानकुन बैग से बीजों के 3 थैले निकाले। उसे बीज निकालते देख जियांग ने उत्सुकता से पूछा, शाओलिन, तुम क्या करना चाहती हो? झू लिन ने थैलों में से एक को खोला और कहा, बीज बोने से पहले मुझे इन बीजों में मौजूद बुरी ऊर्जा को शुद्ध करना होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने थैलियों के अंदर रखे बीजों को देखा और पूछा, क्या तुम जानती हो कि ये किस प्रकार के बीज हैं? तूने बीजों को देखा और कहा, गुरुजी, यद्यपि मैं एक बहुत ही ज्ञानी ज़ेड खरगोश हूँ, मैं इस दुनिया में अभी नया हूँ। मुझे नहीं पता कि ये किस प्रकार के बीज हैं। झू लिन को बीजों को घूरते हुए और भौहें चढ़ाते देख जियांग ने पूछा, क्या कोई समस्या है? क्या हम इन बीजों को उगा सकते हैं? झू लिन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और कहा, ओह, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह के बीज हैं। उसकी बात सुनकर जियांग ने बैग पर चिपके कागज की ओर इशारा करते हुए कहा, उस बैग के अंदर चीनी गोभी के बीज हैं। झू लिन ने बैग पर चिपके कागज को देखा और चुप हो गई। वह सचमुच कुछ भी नहीं पढ़ सकती थी। उसकी अजीबोगरीब हरकत को भांपते हुए शियू वू ने हिचकिचाते हुए पूछा, शाओलिन, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पढ़ नहीं सकती? ये शब्द सुनते ही झू लिन का शरीर जम गया। वहीं टैनवेई ने कहा, लाओ शियू, तुम ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो? शाओलिन, उससे नाराज मत हो, मैं उसे तुम्हारी वजह से पीट दूंगा। जब तानवेई ने झू लिन की ओर सिर घुमाकर उसके चेहरे के भाव देखे तो उसके शब्द गले में अटक गए। चारों आंखें काफी देर तक एक दूसरे को अजीब तरह से देखती रहीं। फिर जियांग ने खांसते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हें बाद में पढ़ना सिखा देंगे। चिंता मत करो, इस दुनिया में बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं। हालांकि ये शब्द थोड़े अटपटे और बहुत आश्वस्त करने वाले नहीं थे, फिर भी झू लिन ने जियांग की ओर देखकर ईमानदारी से कहा, धन्यवाद। जब मैं कुछ पढ़ नहीं सकती तो सच में बहुत मुश्किल होती है। जियांग ने सिर हिलाया और बात आगे नहीं बढ़ाई। हालांकि उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि वह पढ़ क्यों नहीं सकती, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। उसकी निरक्षरता का कोई कारण तो होगा ही, और उसकी संवेदनशील जगह को कुरेना ठीक नहीं है। ने थैले पर चिपके कागज को देखा और कहा, गुरुजी, इस चित्र को देखिए। झू लिन ने कागज पर नजर डाली और उस पर एक सब्जी का चित्र देखा जो देखने में स्वादिष्ट लग रही थी। तना हरा था और जड़ों के पास आते आते सफेद हो गया था। इस चित्र को देखकर ही उसे लगा कि यह पत्ता गोभी जरूर स्वादिष्ट होगी। मन में विचार आने पर उसने बीजों के बाकी 2 पैकेट भी कियानकुन के थैले में डाल दिए। बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से लिखने वाला ब्रश निकालकर झू लिन ने अपने कटोरे में बचे हुए थोड़े से इंस्टेंट नूडल सूप में ब्रश डुबोया और चित्र बनाना शुरू कर दिया। तीनों आदमी चुपचाप बैठे उसे आकृति बनाते हुए देख रहे थे। 1 मिनट बाद एक साधारण शुद्धिकरण आकृति पूरी हो गई। झू लिन ने लिखने का ब्रश नीचे रखकर मुट्ठी भर गोभी के बीज उठाए और उन्हें शुद्धिकरण आकृति के बीच में रख दिया। उसने हाथ से एक साधारण मुद्रा बनाई और कहा, शुद्धिकरण करो। जैसे ही यह शब्द बोला गया, छोटे शुद्धिकरण के घेरे से सुनहरी रोशनी निकली और कुछ ही सेकंड में वह सुनहरी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई। सामने जो कुछ हुआ उसे देखकर शियू वू, जियांग और टैनवेई तीनों अचंभित रह गए। क्या उन्होंने इस दुनिया का कोई गुप्त रहस्य खोज लिया है? जब सुनहरी रोशनी पूरी तरह गायब हो गई तो इंस्टेंट नूडल सूप के सूखने के कारण वह आकृति भी गायब हो गई। झू लिन ने जमीन पर पड़े बीजों को उठाया और पाया कि उनमें अब कोई शैतानी ऊर्जा नहीं बची थी। उसने बीजों को अपने पास रख दिया, फिर से लिखने वाला ब्रश उठाया और एक और आकृति बनाना शुरू कर दिया। अध्याय 34, विशाल चीनी गोभी। इस बार झू लिन ने एक साधारण लकड़ी तत्व संरचना बनाने का फैसला किया। हालांकि वह कल तैयार किए गए निम्न श्रेणी के लकड़ी तत्व ताबीज का उपयोग कर सकती थी, लेकिन समय होने के कारण उसने ताबीज का उपयोग न करके संरचनाएं बनाना बेहतर समझा। आकृति के सूखने से पहले झू लिन ने आकृति के बीच में एक बीज रखा, एक साधारण हस्त मुद्रा बनाए और कहा, बढ़ो। एक क्षण बाद बीज अंकुरित होने लगा और इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि आंखों से देखना संभव हो गया। बीज बढ़ता रहा और जल्द ही उसकी जगह एक बड़ी और गोल-मटोल चाइनीज पत्तागोभी उगाई। झू लिन ने चाइनीज पत्तागोभी को तब तक बढ़ते हुए देखा जब तक कि इंस्टेंट नूडल सूप सूख नहीं गया और वह आकृति गायब नहीं हो गई।
60 सेंटीमीटर लंबी और 20 किलोग्राम से अधिक वजन की चीनी गोभी को देखकर तीनों आदमी एक बार फिर अवाक रह गए। झू लिन ने पहली बार इस तरह की सब्जी देखी थी, इसलिए उसने तीनों अवाक पुरुषों की ओर देखा और पूछा, क्या आप लोगों को लगता है कि यह सब्जी सामान्य है? अपने सामने रखी हुई उस असामान्य दिखने वाली चीनी गोभी को देखकर उनके होंठों के कोने फड़कने लगे। शियुवू ने उसकी ओर देखा और हिचकिचाते हुए कहा, खैर, रंग और रूप तो सामान्य लग रहे हैं, बस इसका आकार सामान्य चीनी गोभी से कम 5 गुना बड़ा है। उसकी बात सुनकर झू लिन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ऐसा लगता है कि हम इसे बहुत लंबे समय तक बढ़ने नहीं दे सकते। जैसे ही उसने ये कहा, शियुवू और उसके दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। तीनों के मन में इस समय एक ही विचार था कि उसके आसपास होने से वे जी भर के फल और सब्जियां खा सकते हैं। अब वे क्या सोच रहे हैं, यह न जानते हुए झू लिन ने लकड़ी के तत्वों से बनी एक और आकृति बनाई। उसने आकृति के बीच में एक और गोभी का बीज रखा, हाथ से एक मुद्रा बनाई और कहा, बढ़ो। इस बार झू लिन ने बीज को तब तक बढ़ने नहीं दिया जब तक कि आकृति गायब न हो जाए, बल्कि अपनी हथेली पर कुछ और बीज तैयार रखे। जब उसने देखा कि लकड़ी के तत्व की आकृति के केंद्र में उगी चीनी गोभी विशाल चीनी गोभी के आकार के 5वें हिस्से तक पहुंच गई है, तो उसने तुरंत उसे उठाया और एक और बीज आकृति के केंद्र में रख दिया। जब इंस्टेंट नूडल सूप सूख जाता है और लकड़ी तत्व का निर्माण गायब हो जाता है, तो झू लिन सफलतापूर्वक 4 बीज उगाती है और उनसे एक बड़ी और गोल मटोल चीनी गोभी प्राप्त करती है। चारों छोटी चीनी गोभी को देखकर झू लिन को लगा कि इनका आकार बहुत छोटा है। 6 लोकों में पाए जाने वाले उन विशाल फलों और सब्जियों की तुलना में ये चारों चीनी गोभी सचमुच बहुत छोटी हैं। उसने अपने सामने 4 नए उगे हुए चीनी पत्ता गोभी रखे, बाकी पत्ता गोभी को देखा और पूछा, इन 4 के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये बहुत छोटे हैं? जी यांग ने एक उठाया, उसे अपने हाथों से तौला और कहा, इसका वजन लगभग 2 किलोग्राम होना चाहिए। उसने सूंघा और उसे ताज़ी सब्जी की खुशबू आई। सामान्य आकार की पत्ता गोभी को दोनों हाथों में पकड़े हुए जी यांग ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा, इस पत्ता गोभी से ताज़ी खुशबू आ रही है और ये देखने में भी सामान्य लग रही है। चलो इसे चखते हैं। मुलायम और रसीली चीनी पत्ता गोभी को देखकर टैन वेई ने गहरी सांस ली। उसने चावल चुगती मुर्गी की तरह सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, ये ताज़ी तोड़ी हुई चीनी पत्ता गोभी जैसी लग रही है। इसे खाना सुरक्षित होना चाहिए। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वह, जी यांग, झू लिन और तू समेत सभी ने शियुवू की ओर देखा। उन्हें उसे मनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह भी चाइनीज पत्ता गोभी चखना चाहता था। उसने जी यांग की ओर देखा और कहा, लाओ यांग, कढ़ाई और मसाले निकालो। चलो पत्ता गोभी भूनकर खाते हैं। उसकी बातें सुनकर जी यांग मुस्कुराया और झटपट अपने कमरे से कढ़ाई, करछी और मसाला निकाल लाया। जब शियुवू एक पत्ता गोभी भून रहा था, तो सब लोग कढ़ाई की ओर देखते और बीच बीच में हवा को सूंघते रहे। थोड़ी देर बाद भुनी हुई पत्ता गोभी की एक बड़ी थाली तैयार हो गई। शियुवू ने आग बुझाई और कहा, काम हो गया। हाथ में चॉपस्टिक पकड़े हुए टैन वेई ने कहा, मैं पहले इसे आजमाऊंगा। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, टैन वेई ने अपनी चॉपस्टिक्स हिलाईं। जी यांग और शियुवू उत्सुकता से उसे चबाते और निगलते हुए देखने लगे। अगले ही पल टैन वेई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे इस हालत में देखकर जी यांग ने झट से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जल्दी बोलो, जल्दी करो। टान वाई ने जी यांग का हाथ पकड़ा जो उसकी पीठ पर मार रहा था। जी यांग को घूरते हुए बोला, खानसो, रुको, मुझे मारना बंद करो। जी यांग ने उसका लाल चेहरा देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम्हें जहर दिया गया है? क्या तुम ठीक हो? टैन वेई ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, अगर तुमने मुझे दोबारा इस तरह मारा तो मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊंगा। खाना इतना स्वादिष्ट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि खाना जहरीला है? जी यांग ने संदेह से पूछा, सचमुच? टैन वेई ने तली हुई चाइनीज पत्ता गोभी की प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इसे आजमा कर देख लीजिए। अपनी बात खत्म करने के बाद टैन वेई बहुत तेजी से खाने लगा, मानो उसे डर हो कि कहीं कोई उसका खाना चुरा न ले। उसे भूखे भूत की तरह खाते देख जी यांग, शियुवू और झू लिन ने भी अपनी चॉपस्टिक्स चला दी। जैसे ही उन्होंने एक निवाला लिया, जी यांग और शियुवू बहुत आश्चर्यचकित हुए क्योंकि यह अब तक की सबसे बेहतरीन तली हुई चाइनीज पत्ता गोभी थी जो उन्होंने खाई थी। वहीं झू लिन को लगा कि इसका स्वाद स्वर्ग लोक की आध्यात्मिक सब्जी जैसा है। जी यांग ने तली हुई चीनी पत्ता गोभी का एक निवाला निगलते हुए कहा, इसमें बहुत सारा पानी है और यह हल्की मीठी है और यह बहुत स्वादिष्ट है।
शियुवू ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका मुंह चबाने में व्यस्त था और उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही उनकी चॉपस्टिक्स की गति तेज हुई, तली हुई चाइनीज पत्ता गोभी की एक प्लेट झटपट खत्म हो गई। झू लिन ने 2 निवाले खाने के बाद अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, तू की ओर देखा और पूछा, क्या तुम चाइनीज पत्ता गोभी चखना चाहोगी? इसका स्वाद लगभग तुम्हारी पसंदीदा आध्यात्मिक सब्जियों जैसा ही है। उपयोग की शर्तें। अध्याय 35, बीजों की जांच। तू ने सिर हिलाया और खुशी से बोली, जी। स्वामी जी, कृपया मुझे बड़ा वाला दीजिए। ये सोचकर कि जब से वे इस दुनिया में आए हैं, उसने खरगोश को कुछ भी स्वादिष्ट नहीं दिया है, झू लिन ने सिर हिलाया और खरगोश को विशाल चीनी गोभी दे दी। तू को विशाल चीनी गोभी को एक तरफ लुढ़काकर खुशी खुशी खाते हुए देखकर जियांग ने उत्सुकता से पूछा, शाओलिन, क्या तुम्हारा खरगोश उस विशाल चीनी गोभी को पूरा खा सकता है? झू लिन ने सिर हिलाकर कहा, हम। तू बहुत खा सकती है। उसकी बातें सुनकर शियुवू ने हथेली के आकार के उस खरगोश को देखा जो फूले हुए गालों के साथ चबा रहा था और सोचा, ये खरगोश सामान्य खरगोशों की तुलना में बहुत ज्यादा खर्राटे ले सकता है और खा सकता है। लगता है कि इस खरगोश में भी कोई उत्परिवर्तन हुआ है। जमीन पर 3 चीनी पत्ता गोभी पड़ी देखकर जियांग ने पूछा, शाओलिन, क्या हम आपसे ये 3 चीनी पत्ता गोभी खरीद सकते हैं? झू लिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर कहा, अगर आप चाहें तो इन्हें ले लें। बीजों को उगाने में ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं लगती। उसकी बात सुनकर जियांग की आंखें चमक उठी और उसने पूछा, सचमुच? मैं भविष्य में और भी बढ़ सकती हूँ, झू लिन ने लापरवाही से कहा। उसके बोलने के बाद जियांग ने जल्दी से बची हुई 3 चीनी पत्ता गोभी अपनी जगह पर रख दी और कहा, तो मैं शिष्टाचार नहीं अपनाऊंगा। धन्यवाद, शाओलिन। रात होते देख शियुवू ने कहा, चलो आज रात यहीं रुकते हैं। अगर हम अभी बाहर गए तो अंधेरा होने से पहले अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे। प्रलय के बाद की रात कितनी खतरनाक हो सकती है, ये जानते हुए भी किसी ने आपत्ति नहीं जताई। खाना खाने के बाद आज काफी ऊर्जा खर्च कर चुके शियुवू सोने चले गए, जबकि बाकी तीनों उनकी रखवाली कर रहे थे। कुछ करने को न होने के कारण तान वेई को तुरंत ऊब महसूस होने लगी। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर झू लिन की ओर देखकर पूछा, शाओलिन, क्या तुम्हारे पास चीनी गोभी के अलावा कोई और बीज है? झू लिन ने बीज के थैले पर चिपके विभिन्न चित्रों के बारे में कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर उलझन में कहा, हाँ। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या उसने मुझे बीज इकट्ठा करते हुए नहीं देखा? वह इस स्पष्ट बात के बारे में अभी भी क्यों पूछ रहा है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है? तान वेई ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और संकोच से पूछा, क्या तुम दूसरे बीज उगा सकती हो? अभी हमारे पास करने को कुछ नहीं है, तो क्यों न तुम देख लो कि आज तुम्हें किस तरह के बीज मिले हैं। उसकी बात सुनकर झू लिन को भी जिज्ञासा हुई। उसने सिर हिलाया और बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से कियानकुन थैली निकाली। तान वेई और जियांग ने उत्सुकता से उसके हाथ में मौजूद कियानकुन थैली को देखा और उसे खोल दिया। अगले ही पल जमीन पर बीजों से भरी कई थैलियां दिखाई दी। झू लिन ने अपने हाथ में पकड़े हुए कियानकुन बैग को घूर रहे 2 लोगों की ओर देखा और कहा, मेरे पास स्याही नहीं है। जियांग, क्या तुम्हारे पास स्याही है? कटोरे साफ कर दिए गए हैं, इसलिए अब इंस्टेंट नूडल सूप बिल्कुल नहीं बचा है जिसका इस्तेमाल वह आकृतियां बनाने के लिए कर सके। जियांग ने कुछ देर सोचा, स्याही की बोतल और लिखने का ब्रश निकाला और कहा, मुझे सुलेख और चित्रकारी पसंद है, और मैंने पहले से ही अध्ययन के 4 खजाने जमा कर रखे हैं। क्या आपको कागज की भी जरूरत है? झू लिन ने बीजों से भरे बड़े बड़े थैलों को देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, क्या आपके पास कागज की एक बड़ी शीट है? इतनी बड़ी कि इन थैलियों को उस पर रखा जा सके। जियांग ने सिर हिलाया और फिर अपने कमरे से पेंटिंग पेपर का एक टुकड़ा निकाला। सफेद कागज 1 मीटर लंबा था, जो झू लिन के लिए उस पर एक बैग रखने के लिए काफी बड़ा था। उसने कागज को जमीन पर रख दिया और पूछा, क्या ये कागज काफी बड़ा है? हाँ, झू लिन ने पेंटिंग ब्रश उठाते हुए जवाब दिया। उसने कागज को करीने से जमीन पर फैलाया, पेंटिंग ब्रश की नोक को स्याही में डुबोया और कागज पर शुद्धिकरण की आकृति बनाना शुरू कर दिया। 20 सेकंड बाद उसने जियांग की ओर देखकर कहा, मुझे अभी एक और कागज चाहिए। बिना कुछ कहे जियांग ने उसे पेंटिंग का एक और कागज दिया। जब झू लिन लकड़ी के तत्वों की आकृति बना रही थी, तब तू ने खाना खत्म किया। खरगोश के वापस आने के बाद उसने पेंटिंग के कागजों पर बनी 2 आकृतियां देखी और पूछा, गुरुजी, क्या आप और सब्जियां उगाना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि हमने अभी किस तरह के बीज एकत्र किए हैं। उसने कागज पर स्याही सुखाने के लिए फूंक मारते हुए जवाब दिया।
कागज को जमीन पर रखकर वह खड़ी हुई और बीजों से भरा थैला लेकर शुद्धिकरण स्थल की ओर आई। बीजों का थैला स्थल के केंद्र में रखकर उसने हाथ से एक चिन्ह बनाया और कहा, शुद्ध हो जाओ। सुनहरी रोशनी गायब होने के बाद झू लिन ने शुद्धिकरण संरचना से बीजों की थैली निकाली। थैली खोलकर उसने एक बीज निकाला, उसे लकड़ी के तत्व संरचना के केंद्र में रखा, हाथ से एक चिन्ह बनाया और कहा, उगना। 1 सेकंड के बाद बीज अंकुरित होने लगे। झू लिन ने बीजों को 5 सेकंड तक बढ़ने दिया, फिर उसने उनका विकास रोक दिया। उसने जी यांग और टैन वेई की ओर देखा, जो आकृति के केंद्र में रखी सफेद मूली को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे, और पूछा, ये किस प्रकार की सब्जी है? जी यांग ने मूली को उठाते हुए कहा, ये सफेद मूली है और यह काफी बड़ी है। झू लिन ने सिर हिलाया और शैतानी ऊर्जा से भरे बीजों के दूसरे थैले को साफ करने लगी और फिर हर थैले से एक एक बीज उगाने लगी। तीनों देर रात तक साथ काम करते रहे, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। जब शियुवु के साथ बारी बदलने का समय आया तो टैन वेई उसे जगाने गई। शियुवु ने जम्हाई ली, फिर नींद में अपनी आंखें खोलीं। सब्जियों और फलों के ढेर पर नजर पड़ते ही वो तुरंत जाग गया। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।